तो उपचुनाव का रण है, किसमें कितना दम है। प्रचार जोरदार है, मुकाबला धुआंधार है। बीजेपी पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है उपचुनाव के इस रण में और कांग्रेस कमर कस चुकी है। चुनाव को जीतने का दम दोनों तरफ से भरा जा रहा है। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर उपचुनाव, लेकिन जनता किसके साथ। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। दोनों सीटों पर महासंग्राम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दलों ने अपने अपने रणबांकुरों के लिए, जो रण में है, उनके लिए जोरदार प्रचार किया। सीएम धामी तक चुनाव प्रचार में उतरे। दिल्ली से भी नेता आए और कांग्रेस ने भी अपने चेहरों को जिताने के लिए जोर आजमाइश की। यानी अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान की बारी है, क्योंकि पौड़ी के अंतर्गत आने वाली बद्रीनाथ सीट पर नाक और साख का सवाल इसलिए भी बन गया है बीजेपी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नेता थे, विधायक जो थे, राजेंद्र भंडारी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। और दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर जब बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो उन्होंने हरियाणा की सियासत करने वाले भड़ाना साहब को चुनावी रण में उतारा। मुकाबला वहां भी दिलचस्प हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शोर थम गया है। सियासी दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार में पूरा दमखम झोंक दिया था। भाजपा के स्टार प्रचारक और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बीच उपचुनाव में जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। अब सियासी दल डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी जमकर चुनाव प्रचार में पसीना बहाया है, जबकि भाजपा की तरफ से चुनाव के अंतिम चरण में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जमकर जनता के बीच चुनावी वायदे किए हैं। भाजपा की तरफ से मंगलौर की जिम्मेदारी हरिद्वार से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई थी, जबकि बद्रीनाथ की जिम्मेदारी गढ़वाल के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को सौंपी गई थी। जबकि कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रचार प्रसार में प्रदेश के बड़े चेहरों को ही चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया। लेकिन अब चुनाव प्रचार प्रसार का ये शोर भी थम गया। मंगलौर सीट पर तो भाजपा ने इंपोर्ट किए गए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को तोड़कर भाजपा में शामिल कराकर दोबारा चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया। अब जनता को फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ी है, लेकिन दम दोनों तरफ से जीत का भरा जा रहा है। 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर राजेंद्र भंडारी को वहां से जिताया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वहां से हराया था। तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ की जनता के तो दिलों में कांग्रेस बसती है। और वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन तो लगातार उनके दुख सुख में खड़े रहने वाले उनके साथ ही हैं। एक आयात किया हुआ व्यक्ति ज़रूर हरियाणा से लाया गया है, लेकिन वो इंटरनल बीजेपी की पॉलिटिक्स से ही जूझ रहा है। वहाँ का भाजपाई ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि इस तरह के लोगों को लगातार सदन में भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रयास में वो विफल रही है।
बात निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु बद्रीनाथ की और मंगलोर की जो देवतुल्य हमारी जनता है वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही बटन को दबाएगी और निश्चित तौर पर हमें विजयी बनाएगी। इसका अभी प्रमाण ये भी है कि 5 लोकसभा सीटों में हमारी देवतुल्य जनता ने हमें कमल खिलाकर दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ही विजय होकर आएगी। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट कभी बीजेपी के पास तो कभी कांग्रेस के पास रही है, लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट कभी बीजेपी की झोली में नहीं आई। इसीलिए भाजपा का सारा फोकस उपचुनाव के जरिए जीत हासिल करने का है और जो रिकॉर्ड चुनाव जीतने का भाजपा पिछले 7 सालों से बनाती आई है वो कायम रह सके। लेकिन चुनाव में जनता जनार्दन होती है, इसलिए वो नेताओं के चुनावी वादों पर विकास के कामों को तोलने का काम कर रही है ताकि उसी आधार पर 10 जुलाई को मतदान कर सके। खैर, मुकाबला कांटे का है, ऐसे में किसमें कितना दाम अब तय करेगी जनता जनार्दन। देहरादून से अभय कैंतोरा की रिपोर्ट। तो उपचुनाव का रण किसमें कितना दम, सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। ध्रुव रतोला जी बीजेपी के युवा चेहरों में से एक, शिशपाल बिष्ट जी अनुभवी चेहरे कांग्रेस के, और नरेंद्र सेठी साहब वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेठी जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, बाकी राजनीतिक दलों के पास बाद में आएंगे। सियासी मौसम कैसा है सर, जरा बताइएगा। मंगलोर और बद्रीनाथ का दोनों एक पहाड़ है एक मैदान है, लेकिन मौसम जरा आप बताएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि मौसम विशेषज्ञ हैं राजनीतिक आप, तो मैं इसलिए आपसे पहले शुरुआत। तिलक जी मौसम के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं मौसम के हिसाब से पहले जवाब दे दूंगा, उसके बाद फिर राजनीति के हिसाब से जवाब देंगे जी। क्योंकि बारिश और बहुत अतिवृष्टि हो रही है पहाड़ों में और जल भराव है, बाढ़ की स्थिति है, सेना भी लगाई गई है तराई के क्षेत्र में, जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए। तो ऐसे में जो मौसम है वो तो बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल मौसम नहीं है, लेकिन वो मौसम की जो पानी है वो बहकर मंगलौर तक भी आ रहा है। तो उसको देखते हुए हमें पूरा समीकरण, जैसे आपने प्रश्न पूछा मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। तो इसको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि जो हम बद्रीनाथ सीट को कहें, बद्रीनाथ सीट पे सबसे बड़ा जो उनके आगे बाधा आ रही है राजेंद्र भंडारी के सामने वो ये है कि दल बदल के साथ साथ उनके जो पत्नी के ऊपर जो आरोप थे भ्रष्टाचार के, जिस वजह से वो उनको एकदम पलायन करना पड़ा भाजपा से कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में, और उसके साथ में उनका एक व्यक्तिगत एटीट्यूड है। उसके सामने जो लखपत बुटोला हैं कांग्रेस के, वो एक सौम्य और बहुत ही लचीले व्यक्ति हैं। तो ये समीकरण बिल्कुल मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है जो सामने है। और आज कुछ वरिष्ठ विश्लेषकों का भी एक अनुमान था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये 2 सीटों में से 1 सीट या 2 सीट चली भी जाती है, उनके पास प्रेजेंट बहुमत है। तो ये एक वरिष्ठ जो यहाँ के विश्लेषक हैं और जो पत्रकार हैं उनका इस तरीके का विश्लेषण आना, तो ये इस ओर भी इंगित करता है कि वो 50-50 चांसेस पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई उन्होंने प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं बनाया इसको। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में अगर हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन उसे देखना ये होगा कि वो 47 से अपने 46 से उनको 48 करेंगे या 46 ही रहेंगे और कांग्रेस से 20 हो जाएंगे। ठीक, मंगलोर का हाल भी बताइएगा, लेकिन पहले जरा ध्रुव रतोला जी के पास जाते हैं। ध्रुव जी कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक भाई। मैं एक बात जानना चाह रहा था, बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीटों पर उपचुनाव है, नाक और साख का सवाल आपने बना लिया। आप लोग कह रहे थे कि भैया जीतना दाएं हाथ का खेल है, पूरी की पूरी फौज लगा दी आपने, सब कुछ ऑल इज वेल है। बिल्कुल, एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। और तिलक भाई मैं आपको बता दूं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे जैसे कि नरेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे 50-50 का मामला है, ऐसा कहीं भी नहीं है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री जी वहाँ कैंप कर रहे हैं और धामी जी लगातार आज मॉर्निंग वॉक में भी जिस तरीके का गोपेश्वर में उनको प्रेम मिला है, स्थानीय बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, तो जो इनकी एक अपना लेकिन चुनाव आपका कैंडिडेट लड़ रहा है सर, प्रदेश की जनता बहुत चाहती है। चुनाव जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसका नाम राजेंद्र भंडारी है, जिनके नाम दल बदल का रिकॉर्ड रहा है। उनका इतिहास यही बताता है, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां।
देखिए चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल का फूल उनका चुनाव निशान है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कैंप कर रहे हैं, हमारे स्थानीय सांसद अनिल बलूनी जी लगातार वही हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैं वही पूछ रहा हूं ध्रुव जी, जब आप आराम से चुनाव जीत रहे हैं तो फिर ये पूरी की पूरी फौज क्यों लगा रखी है आपने? ये फौज कहाँ है? मुख्यमंत्री जी अगर लास्ट के 2-3 दिन में कैंप कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए तो अच्छी बात है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष जी का वो गृह क्षेत्र है, वो विधायक रहे पूर्व में महेंद्र भट्ट जी, और बलूनी जी स्थानीय सांसद हैं, इसमें फौज कहाँ है? अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रचारक अजय भट्ट से लेकर आप भट्ट साहब को उतार चुके हैं, टमटा जी वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अनिल बलूनी को उतरना पड़ रहा है, सीएम कैंप कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन भंडारी जी के बारे में कहा जाता है उनको सिंबल से कोई मतलब नहीं है, वो उनका अलग मिजाज है, नहीं ध्रुव जी? अब उनका मिजाज के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि 2 विधानसभा में जो उपचुनाव है उसके नतीजे क्या आने हैं। और मैं अपने पुराने मित्र तिलक भाई को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ईवीएम खुलेगी तो उस दिन आप देखिएगा कि क्या होने वाला है। जैसा आज धामी जी ने सुबह अपने वहाँ पर जनसभा में कहा है कि बाकी सब जाइए फूल, याद रखिए कमल का फूल, कमल का फूल खिलने वाला है। सरताज सिंह भड़ाना भी चुनाव जीत रहे हैं और हमारे राजेंद्र भंडारी भी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, शीशपाल जी ये बात ध्रुव जी ने सही कही, इनके मंगलौर वाले कैंडिडेट को एमएलए की फुल फॉर्म ना मालूम हो लेकिन विधायक तो वही बनेंगे। उनसे पूछा किसी ने, सज्जन ने, कि भाई साहब ये एमएलए की फुल फॉर्म क्या कह रहे, छोड़ो बाद में एमएलए की फुल फॉर्म पूरी बता दूंगा। नहीं देखिए वो सबसे व्यस्त रहे होंगे, आपकी जानकारी में डाल दूं, वो मैनेजमेंट पावर जो है ना, वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, कमल का फूल दिखाई देता है। ये तो बात सही कह रहे हैं ध्रुव जी कि नहीं? देखिए कमल का फूल हमारे लिए, हम तो शुरू से कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, के सारे ही लड़ रही है। बाकी जमीन पर भाजपा का कार्यकर्ता ही हतोत्साहित। अभी मेरे से सवाल पूछा है तो जरा जी चुप हो जाए, प्रत्याशी को भाजपा में अपना आंसर दे दूं पहले। नहीं, एक मिनट ध्रुव जी, जरा पहले शीशपाल जी अपनी बात रख लें। बोलिए शीशपाल जी जल्दी। तिलक जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का पूरा चुनावी कैंपेन जो है सत्ता बल और धन बल के सहारे है। हाँ। और भाजपा का कार्यकर्ता ही दोनों सीटों पे हतोत्साहित है, क्योंकि उसकी सुनी ही नहीं गई। उससे बीच के किसी साथी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाए नहीं है। दोनों सीटों पे आप देखिए जिस तरीके से आयात करके प्रत्याशी लाए हैं, और मंगलौर में तो फरीदाबाद से लाना पड़ा प्रत्याशी, हरियाणा से। तो और वो कहते भी सुने के कैमरे के सामने कि मंगलौर में तो मैं जब गांव में जाऊंगा तो वो जो है मैं सीधा गांव में पैराशूट से उतरूंगा, क्योंकि बीच में खड्डे हैं, सड़कें खराब हैं। वो अपने सरकार के कामकाज पे सवाल उठाते रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं में वहाँ आक्रोश है। और कांग्रेस का कैंपेन आप शुरू दिन से देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हमारे चाहे प्रदेश के सारे विधायक हों, चाहे हमारी वरिष्ठ लीडरशिप हो, सबकी सब जो है प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेन में लगी हुई थी। और हम पहले दिन से उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का बाकी सब ठीक है। मैं ध्रुव जी से इसका उत्तर ले लूंगा, लेकिन एक बात बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। मैं तस्वीरों में देख रहा था वो हरक सिंह रावत प्रचार कर रहे थे। देखिए तिलक जी, आपने 2-3 दिन पहले की डिबेट में सवाल उठाया था कि हरक सिंह रावत जी कहाँ हैं। हाँ। तो मैंने आपको जो है भिजवाया था कि नहीं, हरक सिंह रावत जी भी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मैदान में उतरे हुए। नहीं, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। हरक सिंह क्या वो सेठी साहब शेरे ऑफ गढ़वाल हैं, कुछ इस टाइप का शेरे गढ़वाल, शेरे गढ़वाल। हाँ, लेकिन इनके लिए सुखद बात यह है कि अचानक जब गर्मियों में सर्दियों के कोट बाहर निकल आए तो वो अपने आप में दूसरे पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है। हाँ, शीशपाल जी समझ रहे हैं ना आप जो बात सेठी साहब कह रहे हैं? और हरक सिंह रावत के मिजाज के बारे में कौन नहीं जानता। कैंपेन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में देखा होगा तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ और पूरी रणनीति के साथ चुनाव प्रचार में भाग लिया। और निश्चित तौर पर हम उससे चलिए बाकी सब ठीक है। शीशपाल जी आप तो अपने हैं, बता दीजिए इस बात को, एकाएक रंग बदल रही है सियासत, समझ में नहीं आया। हरक सिंह रावत जी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। नहीं वो तो हमें पता है बिश्जी, अब ऐसी बात मत बोलिए ना, कहीं और बोलिए, ये बात समझ में आता है। आप तो हमारे अपने खुलकर बोलिए ना, ये मामला क्या है? नहीं, मामला यही है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और पूरे जोश खरोश से प्रचार कर रहे हैं।
प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को ये करना चाहिए, और हरक सिंह रावत जी भी वही कर रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हरक सिंह रावत जी पर सवाल खड़े करे थे कि वो कांग्रेस में है या नहीं, कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे, तो उनको भी सीधा सीधा जवाब मिल गया होगा कि निश्चित तौर पर। नहीं, आप इनडायरेक्ट वे में ऐसे लग रहा है आप मुझे सुना रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो आपके कार्यक्रमों में नहीं आते थे। नहीं तिलक जी, वो आपके कार्यक्रम में नहीं आते, तो मैं वही तो कह रहा था ना आपको। आप व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं बेशी? नहीं तिलक जी, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको व्यक्तिगत नहीं, तो आप कह रहे थे ना कार्यक्रम में। ओके, अब ध्रुव जी, बहुत से लोग ये सवाल करते थे, उनको बेशी देखिए, हरक सिंह रावत जी को कौन नहीं जानता। अब क्यों अब बेवजह सेठी साहब बोले या ध्रुव जी बोले या मैं बोलूं, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना बेशी। बात को यही खत्म करिए, देखिए, है ना। हाँ, पहले ध्रुव जी अपनी बात रखेंगे, फिर सेठी साहब आपके पास आ रहा हूं। ध्रुव जी, समझ रहे हैं आप, हरक सिंह रावत प्रचार में उतरा है उनकी तरफ से। देखिए, मैंने कहा ना, जहां भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इलेक्शन लड़ रही है, टीम वर्क के साथ इलेक्शन लड़ रही है, माननीय हमारे कप्तान युवा यशस्वी योग्य चेहरा धामी जी के नेतृत्व में हमारे सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह जी, सभी लोग वहां पर लगे हैं। कांग्रेस का तो कोई कलेक्टिव टीम एफर्ट है ही नहीं, ना हरीश रावत जी दिखे, ना इनके प्रदीप टम्टा, अन्य बड़े नेता कोई भी वहां नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने ऐसी, हमारे बुटौला भाई प्रवक्ता ही थे, पहले बैठते थे डिबेट में, उनको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया है। रही हरक सिंह जी की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गढ़वाल की महान जनता ने हरक सिंह रावत जी को कभी शेरे गढ़वाल कहा ही नहीं। वो स्वयंभू शेरे गढ़वाल हैं, और उनका गढ़वाल में कोई भी ऐसा जनाधार नहीं है। जनाधार होता तो वो अपनी बहु अनुकृति को जरूर चुनाव जितवा पाते, अगर वो शेरे गढ़वाल होते। तो ये उपाधि से आप उनको कृपया ना दें, इसके बाद नरेंद्र जी भी मानेंगे। ना 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 ध्रुव भाई, देखो देखो देखो, मेरे साथ ना 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 ना, ये उपाधि रुकिए, ये उपाधि 2016 में स्वयं बीजेपी नेताओं ने दी थी। नहीं, बीजेपी नेता उनको, बीजेपी नेताओं ने कहा कि शेरे गढ़वाल हमारे साथ आ गए, ये सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा देखिए आ गए, और अब देखिए पूरा का पूरा करिश्मा उनका। गढ़वाल की महान जनता ने हरक सिंह रावत जी को माना है, स्वयंभू शेरे गढ़वाल है। अभी विषय पर आते हैं ना, विषय पर आते हैं। ये बाकी सब ठीक है। सेठी साहब ये कह रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन लगता है आपको एक तरफा होगा? एक कैंडिडेट वो है जो बाहर से एक्सपोर्ट किए गए, जनता जानती नहीं, और वहां के खुद कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया भड़ाना साहब का, और भड़ाना साहब कह रहे हैं पैराशूट से इसलिए आया क्योंकि विकास करूंगा पैराशूट से आके। प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। देखिए मैं करतार सिंह भड़ाना जी का ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर वहां पे स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय को टिकट देती तो उसका वजूद दुगना होता, लेकिन उसको बाहरी कह के, अगर बाहरी कह के हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को टॉलरेट नहीं किया, तो यहाँ विधायक को कहां टॉलरेट कर लेंगे? आप सोचिए, उनको मजबूरन तुरंत 1 साल से भी कम समय पर पद से इस्तीफा देना पड़ा था नित्यानंद स्वामी को। तो आप ये सोचिए कि जो भारी वाली परिभाषा है, बीजेपी ने अगर ये प्रयोग किया, तो बीजेपी अगर वो स्थिति में ये प्रयोग करती कि चलिए लोकल वाले को किसी को दे देते टिकट, तो अलग बात थी। लेकिन अब इनके सामने संघर्ष दोगुना हो गया है, क्योंकि इस सीट का जो तय होना है, इसका जो भाग्य तय होना है, वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। yes. और मुसलमानों ने उसका भविष्य तय करना है, और मुझे लगता है कि मुसलमानों के वोट बैंक में सेंग लगा पाना आज की नहीं सेठी साहब, ना आपकी बात सही है, लेकिन वहां दोनों मुस्लिम कैंडिडेट है ना, बीएसपी और कांग्रेस का, इसलिए तो बीजेपी कह रही है कि चकते पट्टे। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मैं कह रहा हूं उनमें से जो भाजपा का वोट है वो अपने पक्ष में करना, बसपा के वोट से हटा के, और जिसके पिता की मृत्यु हुई जो चुनाव लड़ रहा है बसपा के टिकट पर, उसको नहीं, वहां तो मसला हाजी और काजी का ही है ना, हाजी या फिर काजी। हाजी काजी का तो वोट है, लेकिन उसके बेटे को भी तो वोट कुछ मिलेंगे ना, जो विधायक जिसकी देहांत के बाद। मैं शीशपाल जी आपके पास आऊं, लेकिन ध्रुव जी ये बात तो जो बात सेठी साहब कह रहे हैं, आप जनता को कैसे बता पाएंगे? कैंडिडेट तो आपका पैराशूट कैंडिडेट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो जनता को कैसे समझा पाएंगे कि ये पैराशूट कैंडिडेट को बीजेपी के नाम पर वोट करो? देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन है तिलक जी, जनता मन बना चुकी है। जनता को पहले ही पता है कि हमने एक योग्य कद्दावर उम्मीदवार उन्हें दिया है, जो हाउस में उनकी बहुत मजबूती से आवाज उठाएंगे।
और उनकी वहां पर नहीं, उनके तो जहां जिले छोड़ में के आए थे वहां गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे। ध्रुव भाई आप कैसी बात करें, वहां गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे भड़ाना जी के, वो ये ढूंढ रही थी तो पब्लिक उनको कि ये कहां चले गए विधायक जी। ये तिलक भाई, ये तो विपक्ष की स्ट्रेटेजी होती है ना, तो कई जगह लगाते हैं विपक्ष की स्ट्रेटेजी, लेकिन हाँ, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो जीत सकते हैं या जीत जाएंगे, जो भी XYZ। जीतने के पीछे हमारे संगठन के पास फॉर्मूला है ना। वो मंगलौर को धोखा नहीं देंगे, इस बात की क्या गारंटी? मंगलौर को क्यों धोखा देंगे? भारतीय नहीं, जो जनता जहां पार्टी देकर आया वहां की बात कर रहे हैं ना, वहां तो हर घाट घाट का पानी पिया उन्होंने। कोई ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार बीजेपी, उससे पहले भी बहुत उनके कहते हैं हेलीकॉप्टर में बहुत नेता घूमे हैं उनके अपने। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, धामी जी के नेतृत्व में वो जीत के आएंगे तो एक अच्छे विधायक के रूप में अपने को साबित करेंगे। तो जनता क्यों वोट करेगी, वही तो पूछ रहा हूं। वो पैराशूट कैंडिडेट है ना, वो तो ये आप कह रहे हैं ना, विपक्ष कह रहा है ना। नहीं, आपके नेता मेरी जुबान में बोल रहे हैं, मैं खुद ना कह रहा हूं सर। तो जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यही स्थिति बद्रीनाथ में है। वहां पे वो जो कैंडिडेट है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए और उनका रिकॉर्ड रहा है, कभी खंडूरी सरकार में, कभी यहां कभी वहां, मतलब बैंगन टाइप का मामला है। ये तो जनता ने तय करना है ना। हाँ। जनता तय करके देगी। जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपने से बहुत कहा खुश है कि इनके जो कैंडिडेट हैं लखपत बडोला, तो कार्यकर्ता ही तो नेता बनता है। ये तो इनकी पीठ थपथपानी चाहिए कांग्रेसियों की। पहली बार इन्होंने कोई अच्छा काम किया, किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, डंडा और झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता को टिकट दिया इन्होंने। राजू भंडारी भी जमीन से ही उठ के आए, उनका अपना एक जनाधार है। हाँ। पूर्व में निर्दलीय भी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि आप राजू भंडारी को बहुत हल्के में ले रहे हो। ना ध्रुव जी, मैंने तो प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं भंडारी जी का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं भंडारी जी को कभी हल्के में नहीं लिया। 2007 में जब उन्होंने ऐलान किया था कि खंडूरी सरकार को समर्थन दूंगा, सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने यही दिया था तिलक चावला को। अच्छा। हाँ, यशपाल बेनाम साथ में तो उनके FRI के अंदर। हाँ बिल्कुल जी, तो वो तिलक चावला ही था। तो भंडारी जी के खेल के बारे में मैं जानता हूँ, वो खेल से खिलाड़ी हैं। तिलक जी लेटे इंटरव्यू दिया था, बैठे भी नहीं थे उठ के। बिल्कुल सही, सेठी जी सही कह रहे हैं। लेकिन शीशपाल जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कैंडिडेट भी मजबूत है, संगठन भी मजबूत है, और अगर मगर किंतु परंतु। देखिए, आपने लोकसभा चुनाव में, मेरा सवाल ले ली, लोकसभा चुनाव में तो आपने कहा कि छोड़ो, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मैंने अपने बड़े नेताओं से कहा, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन आपके पास वापसी का मौका है। लगता है आपको कि वापसी कर पाएंगे आप? निश्चित तौर पर वापसी करेंगे और जबरदस्त वापसी करेंगे। और जैसा भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा उनका होमवर्क पूरा नहीं है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी से कैंप कर रहे थे, और इस बार तो सारे वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। और जनता जनार्दन भी भाजपा से जो सवाल पूछ रही थी कि आयातित प्रत्याशी क्यों, तो उसका भी जवाब जो है जनता को मिला ना, भाजपा कार्यकर्ताओं को मिला। तो निश्चित तौर पर भाजपा कहीं भी रणनीतिक रूप से हो, चाहे जवाब दीजिए, कार्यक्रम दिखे, कहीं भी जनता का समर्थन मिलता है, नजर नहीं आया। कितने दिन रहे नेता प्रतिपक्ष LOP यशपाल जी, कितने दिन रहे? और हरीश रावत जी सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का आज भी माने जाते हैं, वो कितने दिन आ रहे हैं? मंगलौर में है, आप बता दीजिए ना। आज भी मंगलौर में है भाई। मैं मंगलौर की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बद्रीनाथ की बात कर रहा हूँ। अब बद्रीनाथ में भी लगातार, और चुनाव की घोषणा होने से पहले से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वहाँ कैंप कर रहे थे। और सारे आप देख लीजिए विधायक हैं वहाँ पर, सारी सीनियर लीडरशिप बारी बारी से वहाँ गई, और गठबंधन के सारे हमारे संगठन वहाँ पर हैं, वह चाहे CPI हो, CPM हो, चाहे जो है CPI ML हो, इनका भी जनाधार देख लीजिए ना। आपको मिलेगा, इनकी जरूरत पड़ जा रही है निश्चित तौर पर। तो आज पहली बार तिलक भाई के गठबंधन में है, तो गठबंधन के सहयोग हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं पता होगा, हम तो सोच रहे थे कांग्रेस लड़ रही है, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस लड़ रहा है वहाँ। सेठी जी एक बात बताइए, फिर मैं फाइनल कमेंट ध्रुव जी से लूंगा। एक मिनट सेठी जी, एक बात बताइए, इस चुनाव में हार और जीत का उत्तराखंड की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है? 1 मिनट ध्रुव जी, एक सेठी जी। जैसे वरिष्ठ पत्रकार के देखिए, अगर बीजेपी के दोनों कैंडिडेट जीतते हैं तो ये सोच लीजिए कि जो लोकसभा में हवा थी वो हवा अभी भी यहाँ की फिजाओं में बरकरार है। और अगर कुछ विपरीत जाता है चुनाव परिणाम,
तो ये माना जाएगा कि जैसे पहले चरण में यहाँ चुनाव हुए, अगर पहले चरण में चुनाव जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ अपना मंथन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर पहले चरण में चुनाव ना होते तो शायद इनको 1 या 2 सीटें मिल जाती उत्तराखंड में। हाँ। तो जो बाद में मिजाज बदला पूरे चुनाव का, अगर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा तो 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, और अगर स्थानीय स्तर के मुद्दों पर देखा जाएगा तो शायद इसमें एक या दोनों भी कुछ उलटफेर हो सकता है। नरेंद्र जी की बात से मैं यहाँ पर अनापत्ति हाँ जी ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं आप? जता रहा हूँ, हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमारे पास 2 चेहरे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और युवा योग्य यशस्वी मुख्यमंत्री। मैं बार बार कहता हूँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ध्रुव जी, सब बहुत प्रेम करते हैं। बात खत्म करने वाले में बढ़ाने की बात नहीं, ये जो बद्रीनाथ में चुनाव हो रहा है, जरा देश की जनता को बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ कांग्रेस से जो जीते थे राजू भंडारी, वे स्वेच्छा से छोड़ के आए। लोकसभा में उन्होंने चुनाव जीते, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो भ्रष्टाचार के आरोप आप आ गए और टिकट दे दिया आपने। खैर ये छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन भाई आरोप तो लगते रहते हैं ना। आरोप तो आप ही ने लगाया सर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में क्या जमानत नहीं है? राहुल गांधी सोनिया गांधी कहां से आगे? बद्रीनाथ के चुनाव की बात है वो। आप इन्होंने एलओपी बना दिया। चलिए बात खत्म करते हैं। आप बस 3 कारण बताइए बद्रीनाथ की जनता आपको वोट करेगी, मतलब राजेंद्र भंडारी को। भंडारी जी सुनिएगा आप। हाँ, 3 कारण। पहला कारण हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व। दूसरा, हमारा संगठन, कलेक्टिव लीडरशिप, और जिस तरीके से हमारा बूथ का कार्यकर्ता कार्य कर रहा है वो जिताएगा हमको, सारे मोर्चे और सारे हमारे बद्रीनाथ के लिए क्या करेंगे आप सर? मैंने ये पूछा। तीसरा, राजेंद्र भंडारी की व्यक्तिगत छवि, जो उनके अंदर जुझारूपन है, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक, इन 3 क्वालिटी के दम पर आपके मुताबिक डबल इंजन की बात आपने की, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सिर्फ वहीं दौड़ता है जहां पर आपका ही विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, वहां आप विकास नहीं करते। दूसरी बात आपने ये कही कि भाई संगठन के तौर पर आप बद्रीनाथ में क्या विकास करेंगे, वो तो एक अलग मसला हो गया, लेकिन जुझारूपन तो उनका पूरा उत्तराखंड देख चुका है भंडारी जी का। तीसरी बात आपने कही, वो तो सत्ता के लिए कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। नहीं, आपने मुझसे तीन पॉइंट पूछे थे, किन मुद्दों पे बीजेपी जीतेगी। हाँ। मैंने आपको बता दिए। और ये मंगलौर में ध्रुव भाई, मंगलौर के लिए क्या करेंगे बता रहा हूं आपको। मंगलौर में हम देखिए, हम ये जो अभी जो नरेंद्र जी बोल रहे थे, वो एज ए पत्रकार और एज ए एनालिस्ट बोल रहे थे, लेकिन ये जो तकनीकी चीजें हम टीवी में तो आपको बता नहीं सकते ना। चलिए अकेले में फोन करके बता दीजिएगा मुझे, लेकिन चलते चलते बता देता हूं। भड़ाना जी कह रहे थे मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा और विधानसभा में जितना बजट आता है उससे 3 गुना खर्च करूंगा। कहां से, कैसे? और जितनी नौकरियां राज्य सरकार ने दी उससे ज्यादा वो देंगे, सिर्फ मंगलौर के लिए। आप देखते हैं जनता किसके साथ है, जनता जनार्दन है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी आपका भी, शीशपाल जी और सेठी जी आपका। उपचुनाव कारण किसमें कितना दम, अब देखते हैं आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि ये उपचुनाव के नतीजे उत्तराखंड की सियासत पर असर जरूर डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।